प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। तो पुरानी वीडियोस में हमने अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर पर आपको 2 वीडियोस प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें एक हमने जो है एग्रीकल्चर और पशुपालन जो एक टॉपिक डाल रखा है, आपकी प्लेलिस्ट है, उसमें सबसे पहली वीडियो आपकी जो है मधुमक्खी पालन एपीकल्चर के बारे में बनाई थी। दूसरी एक नॉर्मल आपका एग्रीकल्चर या फिर फसल उत्पादन क्रॉप प्लांटेशन के बारे प्रोडक्शन के बारे में बनाई गई थी, और जिसको शस्य विज्ञान भी कहा जाता है। और आज हम इसमें एक अगला टॉपिक जोड़ने जा रहे हैं, जिसकी हम बात करेंगे भारत में पशु गणना की। भाई आप जिस तरीके से भारत में जनगणना करते हैं, वही दोनों जनगणना आपके YouTube चैनल पर डाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। भारत की जनगणना भी डाली है 2011 और उत्तर प्रदेश की भी डाली है। आज हम बात करेंगे भारत में पशु गणना के बारे में, जो कि आपकी 2019 में हुई है। चलो खैर, तो हम बात करेंगे पशु गणना, लाइव स्टॉक सेंसस इसको कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, भारत में पशु गणना 2019 में आपकी ये हुई, ठीक। और इसको कहा जाता है लाइव स्टॉक सेंसस। तो चलो बात करते हैं शुरुआत से। तो एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहली पशु गणना कब हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे पहली पशु गणना 1919 में हुई थी। तो आरंभ इसका हुआ था, पहली पशु गणना 1919 में हुई थी। और आपकी पशु गणना जिस प्रकार से जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है, पशु गणना आपकी हर 5 वर्ष बाद होती है। तो ये आपकी प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात होती है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो वर्तमान में आपकी 20वीं जनगणना है, सॉरी पशु गणना है, 20वीं पशु गणना है। तो ये बात आप एक तो ध्यान रख सकते हैं कि हमारी वर्तमान में पशु गणना कौन सी आपकी 20वीं आपकी पशु गणना है। अच्छा, बात ये कि इस पशु गणना को सर कराता कौन है, इसको आपका इसका जो काम है वो पशुपालन और डेयरी विभाग इसका काम करता है। तो ध्यान रखेंगे, ये मैं आपका नोट कर देता हूँ, पशुपालन एवं डेयरी विभाग। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय आपका हिसार में है, हरियाणा में। हिसार आपका पड़ता है हरियाणा में, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो पशुपालन और डेयरी विभाग आपका हिसार में पड़ता है, जो कि आपका पशु गणना कराता है, और उसी ने आपकी 20वीं पशु गणना को अंजाम दिया है। अब 20वीं पशु गणना में क्या आंकड़े रहे, इसके बारे में चलो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चलो खैर, मैं पशु गणना के आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूँ कि कौन कौन से आंकड़े हमारे पास क्या क्या रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ये जरा ध्यान रखेंगे पशु गणना के बारे में। अगर मैं बात करूँ तो कुल पशु आपके कितने हुए 2019 में। अब इसके अलावा 2021 में आएगी, तो तब तक आपके एग्जाम में यही चलेगी। अगर मैं कुल पशु गणना की बात करूं तो आपके लगभग 535.78 मिलियन, 1,10,00,000 इतने हुए, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। जबकि अगर आप पिछले साल से तुलना करेंगे, मतलब कि 2017 की पशु गणना से तुलना करेंगे, तो इसमें 4.6% की वृद्धि हुई है। लगभग 4.5% पशु बढ़े हैं। तो ये एक अच्छी राहत भरी खबर है। अब इन पशुओं में हम डिवाइड करेंगे, गाय कितनी है, भैंस कितनी है, बकरी कितनी है, भेड़ कितने हैं, सूअर कितने हैं, मुर्गी कितनी है, अन्य पशु कितने हैं, तो बात करेंगे। तो मुख्य 4-5 तथ्यों के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे गाय। तो अगर मैं बात करूं नंबर 1 गाय के बारे में, तो गायों की गणना वर्तमान में आपकी कितनी रही, मतलब 2019 की गणना में आपकी कितनी है। तो गाय आपकी 192.49 मिलियन आपकी रही है, ठीक है। और आप इनमें आपकी 0.8% की वृद्धि है। लगभग 1% कह सकते हैं, लगभग की बात चल रही है, इतनी वृद्धि हुई है। इसके अलावा मैं आपसे भैंसों की बात करना चाहूँगा, आपकी बफेलोज। तो अगर आप भैंस की बात करेंगे, भैंस बफेलो, तो जो भैंसों की है वो आपकी 109.85 मिलियन इनकी संख्या रही है 2019 की गणना में। इनमें भी आपकी वृद्धि दर्ज की गई है, पूरे 1% की वृद्धि हुई है भैंसों की गणना में। भैंसों के अलावा आप बात कर सकते हैं बकरियों के बारे में। तो बकरी की गणना के बारे में अगर मैं बात करूं, बकरी गोट,
तो जो बकरी है, बकरियों की संख्या आपकी रही है 148.88 मिलियन, लगभग इतनी है। और इनमें भी वृद्धि दर्ज की गई है 10.10% की। तो आपकी बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है। लेकिन इनसे भी ज़्यादा अगर आप बात करना चाहोगे भेड़ के बारे में, अगर आप बात करना चाहें, शिप है ना, तो जो भेड़ों की संख्या रही है आपकी वो 74.26% मिलियन आपकी रही है। और इनमें आपकी खतरनाक वृद्धि दर्ज की गई है 14.10%। तो 14% वृद्धि होना आपका मायने रखता है। भेड़ों की संख्या में आपकी अधिक वृद्धि आई है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि पिग की, सुअर की, कि सुअरों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये भी एग्जाम में आपका आ सकता है। तो जो सुअरों की संख्या रही है आपकी 9.06 मिलियन रही है ना। तो और इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँ, इनमें आपकी वृद्धि नहीं हुई बल्कि कमी दर्ज की गई है, 12.03% की कमी है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, स्टार कर देता हूँ सुअर वाला, क्योंकि यहाँ पर आपकी वृद्धि नहीं बल्कि कमी दर्ज की जा रही है, तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ अन्य पशुओं के बारे में अगर आप बात करो, अन्य में आपका जो घोड़ा बचा है आपका, है ना, इस तरीके से आपके आ जाते हैं। और भी छोटे मोटे जो आपके पशु होते हैं, गधा और खच्चर आपका हुआ, तो अन्य आपके 1.24 मिलियन है। इनके बारे में इतने ही आंकड़े काफ़ी हैं, इनमें भी कमी दर्ज की गई है वैसे तो ये ध्यान रखेंगे। जबकि आप ध्यान रखेंगे अगर आप बात करेंगे मुर्गी पालन की, तो जो मुर्गी पालन है वो आपका पशु गणना में शामिल ना करके उसको अलग से ही उसके आंकड़े बनाए जाते हैं। अगले मुर्गी पालन के बारे में बात करेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे लगभग कितने प्रतिशत या क्या क्या आपकी वृद्धि है, कहाँ पर कमी है और कितनी गायें हैं, कितनी भैंसें हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। खैर, इसको उतारिए और मैं अगला पॉइंट लगाता हूँ। अब अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें मुर्गी पालन की, तो ध्यान रखेंगे भारत में 2019 की पशु गणना के अनुसार, लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग, भारत में 851.81 मिलियन मुर्गियां हैं। तो अगर कुल मुर्गियों की आप बात करोगे तो भारत में है 851.81 मिलियन, लगभग इतनी मुर्गियां हैं। बात आई सर इनमें वृद्धि दर्ज की गई है, कमी दर्ज की गई, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, 16.80%। सबसे ज़्यादा भेड़ों से भी ज़्यादा, भेड़ों की आपकी 14.10% थी, इनकी 16.80% है। अब इनमें एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि पिछले सालों में कुछ, अगर आप 5-6 सालों की बात करें तो मुर्गी फार्म और मुर्गी पालन आपके बड़े स्तर पर उद्योग उठा है और व्यावसायिक उद्योगों के तौर पर है। तो ऐसी कंडीशन में मुर्गियों की बात करूँ तो मुर्गियों को भी 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। एक तो घरों में कितनी मुर्गी पाई जाती है व्यावसायिक स्तर पर, मैं घरों की बात करूँ तो आपकी 534 मिलियन है, लगभग 534.74, और बाकी मैं अगर बात करूँ वाणिज्यिक स्तर पर तो आपकी 317 मिलियन आपकी मुर्गियाँ हैं। तो ध्यान रखेंगे ये मुर्गी, अगर घरों की बात करोगे जो नॉर्मल आपकी होती हैं घरों में और आपके फार्म में, तो घरों में तो आपकी साधनें आपकी वाणिज्यिक स्तर पर हैं, है ना, ये आपकी कमर्शियल फार्म है आपके। तो अगर घरों की मैं बात करना चाहूँ आपकी 534 मिलियन है, 534.74 मिलियन, इतनी मुर्गियाँ आपकी घरों में पलती हैं। जबकि फार्म में शुरुआत में तो बहुत कम थी, धीरे धीरे लगातार वृद्धि की जा रही है, आपकी 317.07 मिलियन है, इतनी मुर्गियाँ आपकी पाली जा रही हैं आपके फार्म्स में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी एक आप अच्छे उद्योग के तौर पर उभरा है, तो आप इसमें अपना भविष्य भी तलाश सकते हैं। अच्छा, अगर आप बात करें आपकी दोनों में आपकी वृद्धि हुई है, दोनों में लगभग 4.5% की वृद्धि है, तो यहाँ पर आपका 4.5% है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा बढ़ करके 4.6% की आपकी वृद्धि हुई है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये तो आपकी पशु गणना होगी कि आपकी क्या क्या होती है। इसके अलावा चलो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। पशु गणना के बाद हम इनके केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ना, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप ध्यान रखें, केंद्रीय गाय, भैंस और भेड़, हम 3 की बात करेंगे। तो केंद्रीय, 5 पॉइंट लिखूँगा आपके सामने, गाय अनुसंधान केंद्र, है ना, सेंट्रल
काऊ रिसर्च इंस्टीट्यूट। और फिर हम बात करेंगे आपकी केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र की। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र की। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की, है ना। और ऐसे ही हम बात कर सकते हैं केंद्रीय मुर्गी अनुसंधान केंद्र के बारे में। केंद्रीय मुर्गी अनुसंधान केंद्र। तो कई बार आपके एग्जाम में हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो आपके केंद्र हैं, आपके अनुसंधान केंद्र आपके कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप ये बड़े सही तरीके से ध्यान रखेंगे कि जो है केंद्रीय गाय अनुसंधान केंद्र आपका हिसार में ही पड़ता है, हरियाणा में। भैंस अनुसंधान केंद्र भी आपका हिसार में ही है, हरियाणा में है। भेड़ अनुसंधान केंद्र भी आपका हिसार में ही है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। बकरी अनुसंधान केंद्र आपका मखदम एक जगह पड़ती है, मखदूम कहते हैं, मथुरा में। तो आप समझ गए आपका यूपी में है। और केंद्रीय मुर्गी अनुसंधान केंद्र आपका मुंबई में पड़ता है, और मुंबई इज इन महाराष्ट्र, तो आपका महाराष्ट्र में है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश ही है। खपत भी उत्तर प्रदेश में आपकी ठीक ठाक बड़ी मात्रा में है, और साथ ही साथ आपका दूध का उत्पादन भी आपका उत्तर प्रदेश ही करता है। तो बात आपकी लिखने वाली बात नहीं है। आपको ये भी पता है, आप सब लोग गाँव वाले लोग हैं, और आपके जो है आप जो शहरों में हैं, आप सबको नॉर्मल ये बात पता होंगी कि जो दूध का आपेक्षिक घनत्व है ना, तो उसको नापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, जो दूध का आपेक्षिक घनत्व है उसको नापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज़ होता है। एक्चुअल में जो आपका शब्द है ना लैक्टो, ये लैक्टो आपका दूध के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे आपका लैक्टोमीटर दूध मापने का आपका यंत्र हो जाएगा। लैक्टोफोबिया, जो दूध नहीं पीते, जिन्हें दूध से एलर्जी है, दूध से डर लगता है। लैक्टोमेनिया, जो दूध के ज़्यादा शौकीन है ना, तो इसलिए लैक्टोजन आपका, और लैक्टोज आपकी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो हम बायो पढ़ेंगे तो बायो में इनके बारे में चर्चा भी करेंगे, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा दूध के फैट जो नापने का यंत्र है उसको आपका ब्यूटीरोमीटर कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसको मैं आपका लिख देता हूँ। जो दूध है उस दूध में SNF नापने का यंत्र, ब्यूटीरोमीटर। अब बात आई सर ये SNF क्या है, तो SNF को आपका कहा जाता है सॉलिड नेट फैट, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में फैट कह लेते हो। ये नापने का यंत्र आपका ब्यूटीरोमीटर होता है। तो ध्यान रखेंगे, लैक्टोमीटर अलग है आपका और ब्यूटीरोमीटर आपका अलग होता है। तो दो चीज़ें आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो दूध की जो वैल्यू है वो दोनों बेस पर ही निकाली जाती है। उसके लैक्टोमीटर में उसका आपका जो है उसका अपेक्षित घनत्व कितना है, साथ ही साथ उसमें फैट या SNF की वैल्यू आपकी कितनी है। तो आप सारी चीज़ें जानते हैं। इसके अलावा और आप क्या ध्यान रख सकते हैं, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो आपकी गाय है उसको होल्स्टीन फ्रीजियन कहा जाता है। लिख देता हूँ मैं, होल्स्टीन फ्रीजियन है नाम, होल्स्टीन फ्रीजियन। तो ये विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। ऐसी भैंस का नाम, तो भैंस तो गिर भैंस है ही आपकी, तो गिर आपकी जो देती है। अच्छा, जो भारत की भैंसें होती हैं उनको जल भैंस कहा जाता है, जबकि विदेशी भैंसों को दलदली भैंस भी कहा जाता है। तो आप एक नॉर्मल पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये इतने पॉइंट थे आपके जो आपके पशु गणना के बारे में आपके मुझे लगे कि आपके ज़रूरी हैं। और अगर ऐसा इसमें कुछ पॉइंट होता है तो जल्दी उसके बारे में आपके सामने वीडियो बनाई जाएगी। खैर, इसके बाद मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, आपके साथ जल्दी रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई आप लगातार जारी रखें। धन्यवाद।